So, welcome to the channel again. In this particular video, we will be continuing 2019 PYQs. This is the part 2 to the 2019 PYQs of the UGC net. Hope you all like all this my effort of bringing all the PYQs and their explanation and teaching you the pattern, the reasons, how to tackle a particular. You all are enjoying. So let's continue with the questions. So the first question of the video is that which of the following statements are correct as per Article 111 of Agreements establishing WTO, the main functions of WTO. So as I've already said in the earlier videos, इस प्रकार के questions we should avoid, but the thing is at least we should give them a reading क्योंकि ऐसा होता है कि अब इसमें सेक्शन 111 पूछा है, we don't know what that section is, but हो सकता है थ्रू आर लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग वी कैन डिड्यूस कि सही आंसर क्या होगा. तो वी विल रीड टू एडमिनिस्टर एंड प्रमोट एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स. तो हमारे हिसाब से मे बी ये आंसर सही हो सकता है, ये पॉइंट सही हो सकता है. टू टू एडमिनिस्टर रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. थ्री, इसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इसमें नहीं है जिससे ऐसा लगे कि जो कि लॉजिकली या लीगली थोड़ा बैकिंग ना लगे हमें. तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है. मोस्टली इस आंसर को कोई वही अटेम्प्ट कर सकता है जिसने ये पढ़ा होगा, जिसके चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, moving on to the next question, that is, arrange the following judgments of the Supreme Court on the issue of constitutionality of death penalty in chronological order. ये इट इज नॉट ऑल्सो नॉट एन इजी क्वेश्चन. तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता हो. इसमें अंदाजा लगाना फेल हो जाता है क्योंकि क्रोनोलॉजी में यह है कि अगर आपको उसका ईयर नहीं पता, चारों का ईयर नहीं पता, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. So in this case, I have mentioned all the four judgments which you can go through. हालांकि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये दोनों बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं. बट इसके अलावा जो दो जजमेंट्स दे रखी हैं वो भी उनका हमें ईयर नहीं पता, तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते. Still, from this question we can learn. I have given the explanation. I have mentioned the year. तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर ये चार आप क्वेश्चन विद द ईयर आप याद कर लेते हैं, उसके बाद अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट चीज बनती है तो यू कैन सी इन द अपकमिंग क्वेश्चन. बट स्टिल इट इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन. इसमें पूछ लिया सेक्शन 9 ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट. ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है. अगेन मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, ठीक है, जो इसका ए पार्ट था शायद, उसमें मैंने बोला था कि जितने भी स्पेसिफिक एक्ट होते हैं, माइनर एक्ट होते हैं, वो शायद क्वेश्चन रिलेटेड था ट्रेडमार्क से. तो इट इज ऑब्वियस दैट एक एक एक्ट को हम याद नहीं कर सकते, उसको कोई भी याद नहीं कर सकता है, ठीक है. बट अमूमन उससे उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर उसकी डेफिनेशन क्लॉज वो एटलीस्ट हम पढ़ सकते हैं और एक सरसरी निगाह मार सकते हैं. और अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन जो कि ना ही लीगल डिडक्शन से सॉल्व हो सकता है, ना ही लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व हो सकता है. इसके लिए आपको एग्जैक्टली उसका आंसर पता होना जरूरी है एंड इट्स अ माइनर एक्ट. सो डोंट टेक टेंशन. कुछ क्वेश्चंस इतने हार्ड बनाए जाते हैं जिनको आप इग्नोर ही करें, बट क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वी शुड अटेम्प्ट. बट अटेम्प्ट करने पर भी हम बहुत थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा एक लॉजिकल तुक्का इसमें लगा सकते हैं. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is related to the expression minority is a relative term and is referred to present the linguistic or religious sectors or groups forming less than 50% of the total population of the state. It is held in which of the following cases? तो ये चारों cases is related to somehow the educational rights of the minority, Article 29 and Article 30 of the Indian Constitution. ठीक है. And the answer to this question is TMA Pai Foundation versus State of Karnataka. But PA Inamdar versus State of Maharashtra, Islamic Academy of Education versus State of Karnataka, and Usha Mehta versus State of Maharashtra. These are also important cases which is related to Article 29 and 30, which you should go through.
I have not mentioned this judgment, but you should go through, you should prepare a list and you should go through all the judgment. At least you should know on what base, because these all are, at least PA Namdan is another landmark judgment on the same issue. So you should go through both. But the principle that the group or the religious group should be less than 50% is mentioned in TMFI Foundation versus State of Karnataka case. So I hope it is clear. I have explained. So now we will move on to the next question. Now this is the question from jurisprudence. अच्छा ये question, this is थोड़ा tough because इसको आप एलिमिनेशन के मेथड से भी नहीं निकाल सकते. एटलीस्ट मैं तो इसको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन के मेथड से कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ. बट फिर भी क्योंकि इसमें ऑप्शन ए एंड बी जो है, देख स्पिरिट ऑफ द पीपल इज सेवनिंग, ये तो बहुत इजी है. हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. सोशल सॉलिडरिटी की बात करता है लिनल डिगिट, दैट इज सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. आयरिंग, अब इसमें जो कंफ्यूजिंग है दैट इज डिक्टेट्स ऑफ रीजनिंग, थॉमस एक्विनस. एंड सोशल कंट्रोल की बात करता है आयरिंग. तो आई नो दैट सोशल कंट्रोल इज ऑफ आयरिंग, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है एंड द ऑप्शन इज ए. बट जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल कंट्रोल की अगर बात कर रही है, बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आयरिंग होगा क्योंकि आयरिंग सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करता है. तो मोर और लेस इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के वी कैन डिड्यूस एंड कम टू द आंसर दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. So this is how we can go through different questions and tackle them. Moving on to the next question. Another important question from jurisprudence, which can be very easily deduced, or the options can be eliminated, because the question is consider the following statement and point out which statement are related to positivism. ठीक है, तो पॉजिटिविज्म अगर आपने थोड़ा ही पढ़ा है तो वी नो ऑस्टिन लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवेन, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट. Second is analysis of legal concept is distinct from sociological and historical analysis. कैल्सन बोलता है pure theory of law. Third is decision can be deducted logically with recourse to morality. Morality के चारों अगेंस्ट है. मोरालिटी का जो पॉजिटिव स्कूल है वो पूरा मोरालिटी और लॉ को सेपरेट करने के ऊपर ही, डॉक्ट्राइन के ऊपर उनका पूरा डिस्कोर्स खड़ा है. तो थ्री करेक्ट नहीं हो सकता है. चौथा तो वेरी क्लियरली दैट इट बिलोंग्स टू एनालिटिकल स्कूल, दैट इज लॉ एट it is has to be kept separate from law ought to be. तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजीली डिड्यूस हो सकता है. So we will move on to the next question. So coming on to the next question, that is the provisions of the constitution are not mathematical formulas having their essence in their form. They are organic living institution transplanted from English soil. Their significance is vital, not formal. It is to be gathered not simply by taking the words and a dictionary, but by considering their origin and the line of their growth. The above observation is made by. अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि इसको अप्रोच करने का तरीका यह है कि आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट स्वार्ड्स, बी स्मिथ, लॉर्ड रसल. थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है बट आई नो होम्स, एंड होम्स बिलोंग्स टू द रियलिस्ट स्कूल, अमेरिकन रियलिज्म. ठीक है, दैट इज ही इज वेरी प्रो, और द होल स्कूल इज वेरी प्रो टू द जजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल. सो इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो होम्स, सी जो होम्स. ठीक है, सो इस तरीके से अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है, अब क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें अगर बिल्कुल से तुक्का भी लगाना है तो एटलीस्ट हम थोड़ी गट फीलिंग के साथ जाएंगे, थोड़ी सी अपनी नॉलेज को मिक्सअप करेंगे, फिर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे. अगर हमें बिल्कुल भी एक पॉइंट भी कोई सिरा मिल रहा है तो हमें उसको पकड़कर उसी के हिसाब से आंसर देना है. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी, होम्स को हम जानते हैं तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the question again from out of the blue. Still, the concept of universalism is based on. इसमें चार पॉइंट्स दे रखे हैं: नेचुरल थ्योरी, थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, थ्योरी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. तो इसमें जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन बी. बट आई डोंट नो कि ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. दिस इज देयर एंड दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन फ्रॉम jurisprudence. So yeah, so we will move on to the next question. Again, this is the question from IPC section 34 and the important cases which is related.
एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती नहीं है, क्योंकि या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, और ये सारी रटने वाली चीजें हैं कि कौन सी सेक्शन की कौन सी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। जैसे इसकी अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा रिमेम्बरिंग का सीन है, तो एक्सप्लेनेशन की इतनी कोई जरूरत है नहीं, तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, so now this is an important question from the Companies Act 2013। कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट ये चीज बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। दैट इज, अंडर द Companies Act 13, which of the following company is required to constitute a corporate social responsibility? CSR जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या किया गया है कंपनीज एक्ट में, कि जो भी कंपनी होगी जिसका 5,000 करोड़ नेटवर्थ, 500 करोड़ नेटवर्थ हो, 1,000 करोड़ का साल का टर्नओवर हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हो फॉर अ ईयर बेसिकली, तो उन कंपनीज के लिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक कमेटी बनाना कंपलसरी हो जाता है। ये कमेटी क्या करती है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल चीजों में अपना वो देती है, कंट्रीब्यूशन देती है। फॉर एग्जांपल कि विडोज के लिए, या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की मार्जिनल सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। कुछ भी कोई ऐसा अपना योगदान, कोई सेंटर बना देना, जैसे कि छोटे मोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग करना, तो इस तरीके की चीजें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज को एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी टाइप की बनाई है, जिसमें ताकि ये कॉर्पोरेट अपना सोसाइटी की तरफ एक पे बैक काइंड का करे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल corporate social responsibility in detail. Maybe I will make some videos, but during PYQs मैं एक हिंट और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वेश्चन। सो मेजरली इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एसेंशियल क्राइटेरिया लगाया है कि कब उसको सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, वो हमें पता होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ याद रखने की चीज है, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो दैट यू हैव टू सेट दिस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यू कैन सी दिस फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन, एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एंड दिस इज ऑल्सो अ हार्ड क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सारे हार्ड ही होते हैं। वो जब तक हमें बिल्कुल एक दिमाग में सेट, और ये मतलब कोई चीज होती है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अमेंडमेंट पूछा, तो वो तो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आप एक हिंट भी लगा सकते हैं। बट जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है, तो इसमें आप सिर्फ एक तुक्का लगाने से, एक कैलकुलेटेड गैस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो यू शुड जस्ट रिमेंबर a very important question that is related to Article 131 of the Constitution of India, which talks about the ओरिजिनल jurisdiction। अब ओरिजिनल jurisdiction किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ओरिजिनल jurisdiction का मतलब होता है जिसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का मर्डर, या कोई आदमी किसी का ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। लोअर कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर देन ही कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट ओरिजिनल jurisdiction मीन्स when you can directly approach that particular court, and in this case that is the Supreme Court. Under Article 131 it is mentioned then when and who can approach Supreme Court directly। हालांकि रिट jurisdiction में भी जा सकते हैं, बहुत चीज। Article 32, Article 226 is there, 226 for the High Court, but here we are only discussing the Supreme Court। So original jurisdiction जो specifically mentioned है, that is under Article 131, जिसमें option 1 is correct, that the Supreme Court of India has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and one or more state। जब एक या एक से अधिक स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, then you can go directly to Supreme Court। Second is the Supreme Court of India has original jurisdiction in any dispute between Government of India and any state, one or more on the other side, ठीक है। तो same is the case। Third is जब the Supreme Court of India has original jurisdiction in any dispute between Government of India and any individual on one side। So no, this is incorrect, the original jurisdiction does not lie here। The fourth is the Supreme Court of India has original jurisdiction in any dispute। तो जब थर्ड ही सही नहीं है, तो फोर्थ भी सही नहीं होगा। And the answer to this question is A and option A, that is 1 and 2। I hope I have explained what is needed in this question to be explained। So now we will move on to the next question। Now a very easy question from IPC that is related to theft।
एंड मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आईपीसी अब बीएनएस हो चुकी है, और बीएनएस का जो भी प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपको पता होना चाहिए किसमें वो फॉल करता है। हालांकि इसमें वो प्रोविजन नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ थेफ्ट पूछा है, तो इट इज इजी कंपेयर्ड। बट ये स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन, ये प्रोविजन भी पूछ सकते थे बीएनएस का। So you should know all the important provisions. So now coming to the question, to constitute the offense of theft under Indian Penal Code, there must be first taking away of the movable property, second without the consent of the person. So these two only are the essentials. तो immovable property और with consent तो ये वैसे भी नहीं होगा, तो the option B is correct. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि थेफ्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? दैट इज नॉट अटैच्ड टू द अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ से जुड़ी हुई ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, आपका चश्मा, आपके कपड़े, जो कि अर्थ से अटैच्ड नहीं है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज थेफ्ट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, another important and tough question. And when I say tough, means it is also tough for me. And this tough question is what kind of question that we should, if attempt only in exam which does not have negative marking. तो इसमें क्या है? In Nicaragua versus USA, the World Code by majority has taken the view that the sources of international law are hierarchical. ठीक है, B is in Nicaragua versus USA, the World Court has taken unanimously the view that the sources of international law are not hierarchical. And the C and the option third, which is there, is in Nicaragua versus USA, the World Court by majority has taken the view that the sources of international law are not hierarchical but are necessarily complementary and interrelated. So the answer to this question is C, and I cannot explain more than this. So we will move on to the next question. So, this is an interesting and important question because it is related to constitutional law. और चारों cases which are mentioned here are very important and are related to the basic structure of the Constitution. A tussle between Article 13 and 368 of the Constitution. यानी कि आपकी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो। चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, चारों आपको डिटेल में पता होना चाहिए। And I'm not going to explain each and every case here. For that, I may make a new video. So there is nothing more to explain. But the answer to this question is Keshwananda Bharti versus State of Kerala. One of the most landmark judgment, जिसकी even आपको डेट भी याद होनी चाहिए. It is on 24th April 1973. It was delivered, and it is one of the most important cases in the history of India. So now we will move on to the next question. Another important question which is related to the judgments and what has been held in those judgments, and these all are judgments from the international law. चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एंड बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, दिस इज ऑल विच यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर अगेन एंड अगेन थ्रू रिवीजन और वॉट एवर, बिकॉज रिवीजन इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनीथिंग, ठीक है। तो आपको बार बार पीवाई की उसको गो थ्रू करना है। इसके अलावा भी आई कैन मेक वीडियोस, आई विल मेक वीडियोस ऑन द important things like case laws from the perspective of international law, from the perspective of tort, from the perspective of contract, from the perspective of environmental law, from the perspective of constitutional law, but that is some other time. But here we are, I'm only dealing with the PYQ, so isme I don't think that I have to explain more. So these all, but I have to tell you that these all are very important judgments. इनमें से कोई भी एक जजमेंट भी पूछी जा सकती है और मैचिंग में भी ये पूछी जा सकती है, तो यू शुड रिमेंबर judgments related to international law. Another tough question. I don't think I need to explain because there is nothing to explain in this question. The answer to this question is D, that is 4321, जो कि मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है बराबर में, तो आप यू कैन गो थ्रू बिकॉज इट इज अ माइनर एक्ट, और इतने अंदर का पता होना अनटिल एंड अनलेस कि आप किसी चीज के लिए तैयारी। हालांकि मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, तो इस तरीके की कुछ चीजें हर एक्ट में आपको मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी माइनर एक्ट होगा,
जैसे कि क्या है वो एनजीटी हो तो उसका कंपोजिशन, सेंटर के क्या ड्यूटीज है, स्टेट की क्या ड्यूटीज है। तो इस तरीके की चीजें ना अगर आप कोई भी माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली पीवाईक्यू में या फिर एमसीक्यूज में इसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, so I hope I have explained enough. Moving on to the next question. So again, this is the exact section asked from the Trademark Act 1999, section 3 and 1, and it deals with the appointment of registrar of trademark. Again, hard question, and I have explained earlier, so I will not going to explain more that what you should, how you should tackle this kind of question. So moving on to the next question. Again, same advice. This is from the chronological order. So I don't think that I need to explain or I can explain much in this. It is a very, no rocket science. So you just read and go through it and try to remember through revision. Okay, this is from Hindu law. I have told earlier in my earlier videos that in the family laws, and I'm reiterating it again and again, that in the family laws you only need divorce, marriage to remember all the concept and all the sections. Whether it is Hindu marriage, whether it is Muslim marriage, whether it is marriage under special law, special marriage act. So, and another thing which I've told that adoption, maintenance, and also inheritance is also important. So, Hindu Succession Act, this is section 8, 8, and the question is which is incorrect. So, the answer to this is option D, that is fourthly upon the government. The question is which of the following is not correct under section 8? Firstly, upon class 1 IR of the disease, second, upon class 2 IRs and all, then the option which is wrong is D. Because from common sense, and if you have a bit studied in the family laws that there are class 1 IR, then class 2 IR. So basically, it is logical. It's very easy to answer this question because from logical deduction you can know, from legal reasoning that there are IRs in inheritance, whether it is in Muslim law, whether it is in Hindu law, whether it is in special laws. So yeah, first class IR is there, second class IR is there, then thirdly upon agnates of all the deceased, and lastly, fourthly upon the government, but it's not mentioned under this particular act. So the correct option is D. I hope I have explained, and so we will move on to the next question. Same as discussed, we have discussed earlier, so I will not explain anything because there is nothing to explain at all. You just remember and remember what I've said on the earlier questions about the minor acts. So we will move on to the next question. Now you see the question. In this question, they are only asking about that meaning and all the things. So in the earlier videos, in the earlier questions, I have already told that minor act में अगर कोई भी definition clause आ रहा है तो वो तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस चीज को यूज करके देखो, इस क्वेश्चन में वी कैन इजीली अप्लाई दिस थिंग। इसमें क्या है कि 2O, तो सेक्शन 2 मोस्टली ज्यादातर लॉज में क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज होता है। ठीक है, तो या तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क होगा या फिर मीनिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग होगा। तो इस तरीके से हम डिड्यूस कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ए या तो 3 होगा या A2 होगा, तो A3 तो कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, A2 दो ऑप्शन में है। तो लॉजिकली हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास तुक्का लगाने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। अच्छा, इसमें डी भी है, दैट इज सेक्शन 2XX। तो डी जो है वो 3 में होगा, तो अब और इजीली एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो शायद अब मैंने एग्जैक्टली आपको अपना जो लॉजिक है वो पुट करके दिखा दिया है कि किस तरीके से हमें एलिमिनेट करना है, कौन कौन सा लॉजिक हम अपने दिमाग में रख के यूज कर सकते हैं। बट ये चीज तभी डेवलप होगी जब आप चीजों को पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे। एटलीस्ट आपने सिलेबस को गो थ्रू कर रखा होगा तो आप इस चीज को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, इस तरीके से सोच पाएंगे। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अनदर हार्ड क्वेश्चन, एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू कैन डू। यू कैन डू नथिंग व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि या तो आपको पता होता है या आपको नहीं पता होता है, और इसमें इतनी अंदर तक डिटेल में पढ़ने का पहली बात तो कोई फायदा नहीं है। इफ वी आर गोइंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम फॉर फॉर एमसीक्यूज ओनली। ठीक है, माइनर एक्ट्स को इतना अगर आप पढ़ेंगे तो मेजर एक्ट्स और मोस्ट क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज ओनली 2 to 3%। इस तरीके के क्वेश्चन
इस एक्ट से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है कभी कभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन माइनर एक्ट्स। हाँ, जितना मैंने बता दिया है कि माइनर एक्ट्स को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, दैट इज ओनली सफिशिएंट फॉर यू। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another important topic from personal laws, that is the sources of that personal law। ये सारे personal laws में important है, even कि क्या वो हिंदू लॉ हो, क्या वो मुस्लिम लॉ हो। So and in this case the primary sources are asked। तो कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास, these four are the primary sources। उसके अलावा जो भी होगा वो secondary sources होगा। ठीक है, तो इसमें कियास, कुरान और सुन्नत is given, so these are primary sources, and which is not is तकलीद। So we will move on to the next question। Now, this is something very, very important from the perspective of jurisprudence and from the perspective of legal rights. That 5 things are given by Salmon. First is subject of right, second is object of right, third is content of right, fourth is title of right, and fifth is the subject of the corresponding duty. Easy है। Fifth is only duty, that is referring to the duty। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। सब्जेक्ट ऑफ द राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, इसमें वी नीड टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज द इंडिविजुअल हु होल्ड और possesses द राइट। जो इंडिविजुअल, जो बंदा उस राइट को possess करता है, उस वो बन जाता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होती है? द एंटिटी और थिंग विच ओवर विच द राइट इज एक्सरसाइज। अब एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास मोबाइल फोन है, तो मैं कौन हूं? सब्जेक्ट। मोबाइल फोन क्या है? ऑब्जेक्ट। कंटेंट ऑफ द राइट क्या हो गया? द एक्शन और फॉरबिडेंस दैट द राइट एंटाइटल द होल्डर टू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स। वो मोबाइल फोन मेरा है, इसलिए उसे के मेरे पास उसका टाइटल है, ओनरशिप है, तो मेरे अलावा मेरी इजाजत के बिना उस फोन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिस इज द कंटेंट ऑफ द राइट। फोर्थ इज द टाइटल। टाइटल इज द लीगल बेसिस और जस्टिफिकेशन ऑफ द राइट सच एज ओनरशिप। तो ओनरशिप, उसका बिल है मेरे पास, उसकी ओनरशिप है, ये क्या हो गया? टाइटल ऑफ द राइट। फिफ्थ इज द पर्सन ऑफ इंसाइडेंस, सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी, द इंडिविजुअल और एंटिटी अपॉन whom द corresponding राइट इज imposed। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ कि क्योंकि मेरे पास ओनरशिप है, टाइटल है, मैं ऑब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हूँ, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं सबको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा? दैट इज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट मी हैज अ ड्यूटी दैट दे शुड नॉट टच दैट मोबाइल फोन विदाउट माई कंसेंट। सो दिस इज द ड्यूटी। आई होप इतनी सिंपली मैंने समझाया है इसको कि आपको पांचों चीजें समझ में आ गई हूं, और you will never forget this, and this is one of the most important question when it comes to the rights। Okay, we will move on to the next question। So this is again very simple question, direct question है, nothing, I think I don't have any need to explain anything। simple सा है, age related है। इसका ऑप्शन आंसर सी है, that is 2 and 3, that is under 16 year if male and under 18 year if female। The question is to constitute the offense of kidnapping from lawful guardianship अंडर सेक्शन 361 ऑफ द इंडियन पिनल कोड द एज ऑफ माइनर शुड बी। सो आंसर आपके सामने है। अनदर थिंग इज द अपील विच आई एम डूइंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, दैट यू शुड नो द बीएनएस सेक्शन। दैट्स इट। अगेन देयर आर सेक्शंस which you need to arrange accordingly, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको इनके प्रोविजंस ऑलमोस्ट याद करने ही हैं जो स्टार्ट, क्योंकि इतने बड़े ये एक्ट हैं नहीं, कम सेक्शंस के एक्ट हैं। ठीक है, so I don't think I need to explain anything in this question also. So we will be moving to the next question. Again, this is the question which is related to the scope of the implied authority of a partner under Partnership Act, जिसमें ये ऑप्शन है द एक्ट डन फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कॉमन सेंस से ही आप ऑप्शन समझ सकते हैं दैट इट इज करेक्ट। बी द एक्ट शुड बी डन इन द यूजुअल वे ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ये भी लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो राइट। सी द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वी डोंट नो, मे बी, मे नॉट बी। D is the act must be done in firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bite the firm। So ये ज्यादा
अगर हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचेंगे तो ये ज्यादा सच के करीब लग रहा है। तो अब शुरू के दो ऑप्शन तो हमें इजीली समझ में आ रहे हैं और लास्ट में ये ज्यादा करीब लग रहा है, तो ऑप्शन सी, दिस इज हाउ वी कैन टैकल दिस क्वेश्चन. So now we will move on to the next question. So again, I have told earlier also that the only advice which I can give you on this question is to remember the section. So nothing else and nothing, no more explanation is needed. I have mentioned to remember. I have mentioned the section in detail so as to make you remember all these section as you go through this video. So having said that, I will move on to the last question I think of this video. So this is the last question, uh, which is about the bill of exchange. तो bill of exchange की कुछ important indentures तो इसमें सब mention है. That is fun. A bill of exchange is requires in its inception two parties. अब ये question, ये option थोड़ा tricky है, मैं समझाता हूँ कैसे tricky है. It requires two parties on inception, ठीक है, but inception के बाद यानी कि starting के बाद it requires three parties. That is a bill that is drawee, drawer and pay. तो इंसेप्शन तो दो ही पार्टी होती है, ड्रॉअर और ड्रॉई. लेकिन आफ्टर द इंसेप्शन सेकंड पार्ट में इसमें तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे. ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो अभी फिलहाल क्योंकि इसमें इंसेप्शन मेंशन है तो इसलिए ये सही है. बी, बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट इज अ रिटन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर और ड्रॉई टू पे मनी टू द पे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Third, I don't know, bill of exchange are primarily used in international trade and are written orders. तो इसका मेरे को भी नहीं पता क्या होना चाहिए. ठीक है, इफ आई विल बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन तो वन और टू तो करेक्ट है. ठीक है, और ऑप्शन इस प्रकार का दे रखा है. ठीक है, वन और टू और फोर. तो इसलिए इजीली यू कैन से दैट बी विल बी अ गुड ऑप्शन टू मार्क, बिकॉज वन और टू तो हमें पता है ना, और वन टू और थ्री ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम थ्री को तो हमें पता हो या ना हो पता हो तो हम गलत कह ही नहीं सकते. ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन के थ्रू बी विल बी ऑप्शन फ्रॉम माय साइड. ठीक है, सो दिस इज द most important logical deduction which you can apply. And with this question, this part of the video has ended, and we will be completing the question from 61 onwards to 100 in the third part. So hopefully I will see you soon, and thank you for all, and just show some love to these videos because I am putting a lot of efforts in all these videos. So please just like and subscribe the channel and like the video. Thank you all for being such a uh, coming to the end of this video. So okay, we will meet in the next video. Till then, bye bye.